नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज कौशल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी में। पिछली क्लास में हम लोग विंड शुरू किए थे, तो विंड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर है विंड। विंड यानी पवन। हम पवनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पवनों के बारे में बात करने के लिए हमको सबसे पहले ग्लोब पे बात करनी पड़ेगी। ग्लोब, तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब बना लेते हैं, क्योंकि समझाना पड़ेगा और वो बनाना पड़ेगा ग्लोब। जैसे ये है ग्लोब, ठीक है। और इस ग्लोब में कुछ रेखाएं हैं, जैसे ये एक रेखा है, और इस रेखा के द्वारा हमारी पूरी अर्थ दो इक्वली पार्ट में डिवाइड होती है। दूसरी रेखा देखते हैं। यहां पर एक रेखा है, और ये रेखा इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारी अर्थ जितने भी डिग्री टिल्ट होती है उतने ही डिग्री पर यह रेखा बनती है। दूसरी एक और रेखा है जो सदर्न हेमिस्फीयर में बनती है, ये वाली, ठीक है। ये वाली रेखा, ऊपर वाली रेखा जो है, इसी को हम लोग, इसके अगर हम एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो ये कोण जो होता है, सबसे पहले इस रेखा की बात करेंगे। इसको कहते हैं हम 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब दोस्तों होता है अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग इक्वेटर भी कह सकते हैं। इसी को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये जो हमने दो लाइनें बनाई हैं ऊपर और नीचे, इन लाइनों का मतलब होता है कि ये एक ऐसी रेखा है, ये दोनों ही ऐसी रेखाएं हैं, दोनों ही ऐसी रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी के हिसाब से, यानी पृथ्वी का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 पर बनती। तो इसका एंगल है 23, एक मिनट, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड दोस्तों, इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी कहते हैं। तो यही है कर्क रेखा। कर्क रेखा, और जितने डिग्री पर कर्क रेखा होती है उतने ही डिग्री पर मकर रेखा होती है। एंगल दोनों के सेम होते हैं। इसका भी एंगल होगा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों का एंगल सेम होता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, दूसरी सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। इन दोनों का एंगल सेम है। ऊपर वाली हमेशा कर्क रेखा होती है, नीचे वाली हमेशा मकर रेखा होती है। इन दोनों रेखाओं का निर्धारण हम करते हैं उस ग्रह की, प्लैनेट की एक्सिस की टिल्टिंग पर। यानी कोई भी ग्रह अपनी अक्ष पर जितने भी डिग्री झुका होता है उतने ही डिग्री ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा होती है। यानी कहने का मतलब यह कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों का एंगल सेम होता है जितनी भी डिग्री होगा। और ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर होगी या मकर रेखा कितने डिग्री पर होगी, तो वो डिसीजन लेने के लिए हमको उस प्लेनेट की एक्सिस की टिल्टिंग को जानना जरूरी होता है।
यानी कोई भी ग्रह अपनी अक्ष पर जितनी भी डिग्री झुका होगा, चाहे वो 23.5 हो, 25 हो, 50 हो, 80 हो, 82 हो, 90 हो, जितने भी डिग्री होगा, 90 तो हो ही नहीं सकता, जितने भी डिग्री होगा, यानी अपनी एक्सिस पर 1 से लेकर 90 के बीच में जितने भी डिग्री झुका होगा उतने ही डिग्री ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा बनेगी। कर्क रेखा हमेशा ऊपर बनती है, मकर रेखा हमेशा नीचे बनती है, दोनों का एंगल सेम होता है और दोनों के बीचों बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर रेखा बनती है, याद रखिएगा। ये जो 23.5 हमने बनाई है ऊपर वाली, इस 23.5 डिग्री के ऊपर यानी यहां पर एक रेखा हम बना रहे हैं, यहां पर, क्योंकि हमको प्रेशर बेल्ट बनानी है, ये और एक रेखा और हम यहां बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रेशर बेल्ट्स हैं। ये वाली जो प्रेशर बेल्ट है इसका एंगल है 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री, 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और ये वाली है 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। और ये वाला जो हिस्सा है बना दे रहे हैं, ये वाला जो ये है रेखा वही ये है, और ये दोनों ही रेखाएं हाई प्रेशर बेल्ट हैं, हाई प्रेशर बेल्ट है। इसी के पास में ये जो इक्वेटर लाइन हमने बनाई है, इस इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ, दोनों तरफ, इक्वेटर के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में ये वाली रेखा, और एक ये वाली, यानी 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये है 5 डिग्री नॉर्थ और ये है 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सब अक्षांश रेखाएं हैं, सारी अक्षांश रेखाएं हम बना रहे हैं। ये चूंकि 0 डिग्री के दोनों ओर है और इसी क्षेत्र को हम कहते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम, और ये जो डोल्ड्रम वाला क्षेत्र होता है ये एक निर्वात क्षेत्र होता है, यानी यहां पर हवाएं समानांतर न चल करके ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती हैं, यानी वर्टिकल चलती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं चलती। ठीक है, चूंकि ये इक्वेटर के दोनों तरफ है इसीलिए इसका नाम है, इक्वेटर के नाम पर रखा गया है, इसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसका नाम है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हिंदी में कहेंगे विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके ऊपर जो बेल्ट बनाई है हमने, इस बेल्ट का नाम, इस बेल्ट को हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको मिटा दें हम, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हिंदी में कहेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो जैसे ये है
वही सेम है कंडीशन, 23.5 से 35 डिग्री, 23.5 से 35 डिग्री, बस हेमिस्फीयर चेंज है। तो इसके सामने भी हम यही नाम लिख सकते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। एक ही कलर से बनाया है, एक ही कलर से नामकरण संस्कार कर रहे हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, दोनों ही बेल्ट सेम है। इसके बाद ऊपर यहां पर दो रेखाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जैसे ये रेखाएं हैं वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी रेखाएं हैं। ठीक है, अब एंगल हम लोग मेंशन करते हैं, इसको बोलते हैं 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये 45 नीचे वाली लाइन 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऊपर वाली 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी को हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। ऐसे ये भी है 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब ये दोनों बेल्टें हैं, ये बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है ये भी लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, हिंदी में कहेंगे उपध्रुवीय, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट का मतलब निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो जो ये बेल्ट है 45 से 66.5 डिग्री के बीच में, वैसे ही ये बेल्ट है 45 से 66.5 डिग्री के बीच में, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये जो बेल्ट है हमने बोला निम्न वायुदाब ये है, निम्न वायुदाब ये है, यानी लो प्रेशर है, और ये वाली बेल्ट जो है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, उच्च वायुदाब की पेटी है। और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी लो प्रेशर जोन में है, लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है, यानी निम्न वायुमंडलीय दबाव वाली है। तो देखिए जितने भी लो प्रेशर जोन होते हैं, लो प्रेशर जोन में प्रेशर लो होता है, इसीलिए हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उड़ती हैं, और जहां पर प्रेशर हाई होता है, प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी वायुमंडलीय दाब से,
जिसको वायुमंडलीय दबाव भी कह सकते हो आप। यानी जो वायुमंडलीय दबाव होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, प्रेशर होता है, वो हर जगह लगता है, लेकिन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर हवाएं ऊपर को उठने लगती हैं। टेम्परेचर की वजह से हवाएं गर्म होगी तो हवाएं हल्की होती हैं, और हल्की हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। यानी जहां टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर तो हर जगह इफेक्टिव है, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, गर्मी के बढ़ने की वजह से तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यहां पर जो भी हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को चलने के लिए एक नियम होता है, और वो जो नियम है, उस नियम को देने वाले का नाम है मिस्टर फेरल। इसी को हम कहते हैं फेरल्स लॉ, या फेरल का नियम, या फेरल का नियम, फेरल का नियम। और फेरल का नियम कहता है कि कोई भी हेमिस्फीयर हो, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, किसी भी हेमिस्फीयर में यदि हवा चलेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध माने हेमिस्फीयर, उत्तरी माने नॉर्दर्न, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा दाहिनी ओर मुड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवाएं मुड़ जाती हैं। यही फेरल का नियम है, ये फेरल का नियम है, और इसी नियम का पालन या अनुपालन करती हैं सभी हवाएं। अब देखिए पिछली स्लाइड में जाते हैं। ये है इसके इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर, और यहां पर है नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है, और ये है पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र। पोल ध्रुव दबे हुए हैं, और ये वाला है साउथ पोल। साउथ पोल, और इसका ये पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये हमारा ग्लोब बन गया। अब देखिए हवाएं जो होती हैं, अब दूसरे कलर से हम हवाएं बना रहे हैं, इससे बनाते हैं। जितनी भी हवाएं होती हैं, हमने बोला हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट में नीचे उतरती हैं, तो ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है। अब इस पूरी प्रेशर बेल्ट में हवा उतर रही है, ये हवाएं हैं, और ऊपर से हवाएं नीचे को उतर रही हैं। हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, इस प्रेशर बेल्ट में भी और इस प्रेशर बेल्ट में भी हवाएं ऊपर से नीचे को उतर रही हैं। अब यहां हवाएं उतर रही हैं, तो जब हवाएं उतरेंगी तो हर एक दिशा में मूवमेंट करेंगी, हर एक दिशा में जाने का प्रयास करेंगी। यानी जब हवा ऊपर से नीचे उतरेगी, हवा ऊपर से नीचे उतरेगी, प्रेशर हाई है, तो कुछ लेफ्ट और राइट जाने का प्रयास करेगी, कुछ हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर वाली हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ हवाएं नीचे जाएंगी। अब हम यहां से शुरू करते हैं, जैसे यहां होगा वैसे यहां भी होगा। मान लो ये हवा उतरी है, तो कुछ हवाएं राइट जाएंगी, कुछ हवाएं लेफ्ट जाएंगी, कुछ हवाएं नीचे जाएंगी, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ हवाएं ऊपर जाएंगी। तो जो फेरल का नियम है वो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। यही आपने अभी नियम पढ़ा है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर,
तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें हवा बाईं ओर जाएगी। बाएं और दाएं कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे दायां बायां? मान लीजिए कि कोई हवा ये ऐसे जा रही है, आंधी जा रही है, और आप यहां पर खड़े हैं, तो आप इस नियम को ऐसे समझिए। देखिए वैसे तो हवाओं का दायां बायां कुछ नहीं होता, वैसे नदियां भी हैं, नदियों में दायां बायां नहीं होता, लेकिन कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बताइए, जैसे कोई भी रिवर सिस्टम दे दिया, मान लीजिए गंगा रिवर सिस्टम दे दिया, अब पूछा जाएगा बताइए गंगा नदी में दाहिनी ओर से अथवा बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो जो नियम हवाओं में काम करता है, सेम वही नियम नदियों में भी काम करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हवा बह रही है, तो आपको ये करना है कि दायां बायां जानना है। तो अगर दायां बायां जानना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि हवा जिधर जा रही है उधर ही आप फेस कर लीजिए, जिधर को हवा जा रही है उधर ही आप फेस कर लीजिए। जैसे हवा ऊपर को जा रही है तो यहां पर खड़े होइए, इस पॉइंट पर सब लोग आप सोचिए कि आप यहां पे खड़े और आपका फेस ऊपर की ओर है, मतलब जिधर हवा जा रही उधर है। तो जो आपका राइट हैंड होगा वही हवाओं का राइट साइड हो जाएगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा यही हवाओं का लेफ्ट हैंड हो जाएगा। सेम यही नियम नदियों में भी इफेक्टिव होता है, यही सेम टू सेम। अब देखिए हवा को जाना था सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके हवा मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि फेरल साहब का नियम है कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी हवा को चलना है तो अपने बाएं मुड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में चलना है तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। तो जैसे ही जाना था सीधे, अब आपका दाहिना ये है, बायां ये है, तो जैसे ही हवा जाएगी यहीं से सीधे ना जाकर के इधर मुड़ जाएगी। अब जब बनाइएगा एरो तो ध्यान रखिएगा कि ये डोलड्रम है, ये एक निर्वात क्षेत्र है, निर्वात क्षेत्र में हवा एंट्री नहीं करेगी, यहां तक हवा लाके हम रोक देंगे। यानी जितनी भी हवाएं चलेंगी वो सब की सब फेरल के नियम का अनुपालन करेंगी और सब की सब दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो कुछ ऐसे मुड़ेंगी। जाना था सीधे, लेकिन फेरल के नियम के अकॉर्डिंग हवा अपने बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर क्यों मुड़ी, दाहिने क्यों नहीं मुड़ी? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जाना था सीधे। अब आप सोचिए यहां पर खड़े हैं आप, आपका फेस नीचे एरो की ओर है, तो जब आप जाएंगे तो आपका ये राइट है, ये लेफ्ट है, और हवाएं उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड मुड़ती है कि राइट हैंड? हमेशा राइट हैंड मुड़ती है। तो जाना था सीधे, लेकिन ये ऐसे मुड़ गई। जाना था सीधे लेकिन हवा मुड़ गई। जितनी भी हवाएं होती हैं ये सब की सब फेरल का नियम का अनुपालन करती हैं या पालन करती हैं, और ये अपने लेफ्ट और राइट मुड़ जाती हैं। ये जितनी भी हमने हवाएं बनाई हैं, इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, यही हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक या सन्मार्गी, सन्मार्गी, व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी। दिख नहीं रहा होगा, रुकिए थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। पूरा ही मिटा देता हूं ये। व्यापारिक या सन्मार्गी, या इसी का एक नाम है, ये भी है तो यहां लिख देते हैं। इसी को हम कहते हैं पूर्वा जेट। पूर्वा जेट, पूर्वा जेट ही ट्रेड विंड होती। यही ट्रेड है, ये भी ट्रेड विंड है, ये भी ट्रेड विंड है, और इन दोनों का नाम एक तो पूर्वा जेट है, एक नाम व्यापारिक पवन है, एक नाम सन्मार्गी पवन है। अब देखिए हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, और हवाएं जब ऊपर से नीचे उतरेंगी तो नीचे उतरने के बाद फेरल के नियम के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट मुड़ेंगी, और राइट और लेफ्ट मुड़ने के बाद जैसे ही डोलड्रम में आएंगी, चूंकि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न वायुमंडलीय दबाव है, इसीलिए हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी लो प्रेशर जोन होने के कारण।
ऊपर उठ जाएंगी, लगभग 10-12 किलोमीटर ऊपर जाएंगी, हवाएं हैं, हवाएं आपस में मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद दो शाखाओं में विभाजित होंगी, एक शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएगी और दूसरी शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएंगी। फिर हवाएं आएंगी, हवाएं ऊपर से उतर रही हैं, हवाएं आएंगी, 10-12 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होने के बाद एक शाखा इधर और एक शाखा इधर हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएगी। यानी इस प्रकार से ये एक सेल बनाती है और ये सेल हमेशा चलता रहता है। अब देखिए, ये हवा आएगी, ऊपर उठेगी और फिर से इसी में गिरेगी, मिक्स होने के बाद, बाइफरकेट होने के बाद, और जब मुड़ेंगी तो फिर से ऊपर की ओर हवाएं चलेंगी। अब देखिए ऊपर कैसे चलती हैं हवाएं, ऊपर जब हवाएं चलेंगी तो जाना था सीधे, लेकिन फेरल का नियम कहता है कि भैया अगर उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को चलना पड़े तो उनको अपने राइट हैंड मुड़ना पड़ेगा। तो जाना तो सीधे था यहां से, लेकिन हवा को मुड़ना पड़ गया और ये अपने राइट हैंड ऐसे मुड़ गई। तो जितनी भी होती हैं हवाएं वो अपने राइट हैंड मुड़ जाती ऐसे। यहां पर लेफ्ट हैंड मुड़ेगी, जितनी भी हवाएं होंगी वो अपने दाएं और बाएं ही मुड़ेंगी। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हेमिस्फीयर कौन सा है, किस गोलार्ध में हवा मुड़ रही। ये वाली जो हवा होती है इनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। और वेस्टर्लीज को हिंदी में पछुआ कहते हैं, पछुआ पवने, पछुआ पवने, या इसी को पछुआ जेट भी कहते हैं, पछुआ जेट। पछुआ पवन को ही पछुआ जेट भी कहते हैं, ध्यान रखना, पछुआ पवने या पछुआ जेट। ये वाली भी वेस्टर्लीज है, इसको भी हम वेस्टर्लीज कहेंगे, वेस्टर्लीज या पछुआ। अब ऊपर देखिए, ऊपर जो है यहां पर, अब ये हवाएं आई, ऊपर से नीचे उतरी और ऊपर से नीचे उतरने के बाद, ऊपर से नीचे उतरने के बाद हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं लेफ्ट और राइट आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ने के बाद डोलड्रम में पहुंचेंगी। डोलड्रम में लो प्रेशर जोन है इसीलिए हवाएं ऊपर उठेंगी। 10-12 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हवाएं बाइफरकेट होंगी, दो शाखाओं में विभाजित होंगी और दो शाखाओं में विभाजित होने के बाद फिर से हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएंगी। ये प्रक्रिया हमेशा अनवरत चलती रहेगी। हवाएं आएंगी, ऊपर उठेंगी, फिर गिरेंगी, आएंगी, उठेंगी, फिर गिरेंगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हवाएं आने के बाद इसमें हाई प्रेशर बेल्ट में गिरेंगी तो कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ नीचे जाएंगी, वही वेस्टर्लीज हो जाएंगी। और ऊपर चूंकि पृथ्वी हमेशा घूम रही है तो ऊपर से भी कुछ हवाएं चलती हैं। देखिए, ऊपर से भी जब कुछ हवाएं चलेंगी तो यहां पर कुछ हवाएं चलेंगी और वो भी फेरल के नियम का पूरी तरीके से पालन करेंगी और ये भी अपने लेफ्ट और राइट मुड़ती जाएंगी। बिना फेरल के नियम का पालन किए हुए हवाएं चल नहीं सकती। चलना है तो नियम मानना पड़ेगा। और जब ये आगे आएंगी तो ये फिर से लो प्रेशर बेल्ट है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ये भी है, ये भी है। और जब हवाएं आएंगी यानी वेस्टर्लीज, और ये चूंकि पोल से चलती हैं इसीलिए इनको हम पोलर विंड कहते हैं, पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। तो दोस्तों ये ध्रुवीय पवने हैं और ये भी पोलर हैं, ये वाली पोलर विंड्स। ध्रुवों से चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवने कहते हैं। तो एक तो ये ध्रुवीय हैं, नॉर्थ पोल से आ रही हैं, ये भी ध्रुवीय हैं, साउथ पोल से आ रही हैं। और जब पोलर विंड यानी ये वाली ऊपर वाली और वेस्टर्लीज, चाहे यहां हो लो प्रेशर जोन चाहे ये हो, जब ये दोनों आपस में टकराती हैं, पहले ऊपर वाली बताते हैं, जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो इन दोनों के टकराने से फ्रंट्स बनते हैं। दोस्तों फ्रंट्स बनते हैं, इस फ्रंट्स को हम लोग वाताग्र कहते हैं। फ्रंट्स यानी वाताग्र। वाताग्र, वाताग्र में वात है और उसका अग्रभाग है। वात का मतलब होता है, वाताग्र का मतलब वात धन अग्र, और इस वात का मतलब होता है हवा, यानी हवाओं का अग्रभाग, जैसे एरो बना होता है।
अब ये आगे वाला भाग यहाँ रुका। ऐसे ही जब अपोजिट नेचर की हवाएं मिलती हैं, मिलने के बाद किसी एक दिशा में आगे बढ़ती हैं, ये तो जो आगे वाला पार्ट होता है ना, जैसे एरो वाला आगे वाला होता है फ्रंटल पार्ट, उसी को हम जब दो अपोजिट नेचर की ये हवाएं, एक पोलर है ठंडी है और एक वेस्टर्लीज है, दोनों आपस में इसी लो प्रेशर जोन में टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होगा, दोनों हवाएं टकराएंगी फिर ऊपर उठेंगी। लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन में हवाएं ऊपर उठती हैं, हाई प्रेशर में हवाएं नीचे जाती हैं। तो यहां पर जब टकराएंगी, टकराने पर फ्रंट्स बनेंगे। और टकराएंगी क्यों, क्योंकि एक ठंडी है एक गर्म है, एक ठंडी हवा यानी पोलर विंड ठंडी है और वेस्टर्लीज गर्म है, और जब दोनों हवाएं टकराती हैं तो फ्रंट्स बनते हैं यानी वाताग्र बनते हैं। अब ये भी तीन तरीके से टकराती हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पोलर विंड है वो ज्यादा मात्रा में यानी बहुत ठंडी है और उनकी तुलना में वेस्टर्लीज कम मात्रा में आ रही हैं जो कि गर्म है, तो जो फ्रंट बनेगा, जो फ्रंटल पार्ट बनेगा, जो वाताग्र बनेगा, उसको हम कहेंगे कोल्ड फ्रंट है यानी शीत वाताग्र है, बहुत ठंडी है होंगी। और अगर सोचिए वेस्टर्ली ज्यादा मात्रा में आ रही है, इसकी तुलना में ध्रुवीय पवनें कम है, तो जो वाताग्र बनेगा वो उष्ण वाताग्र बनेगा यानी हॉट फ्रंट्स बनेंगे। और अगर दोनों लगभग बराबर बराबर मात्रा में आ रही हैं तो इसको हम बोलेंगे सम वाताग्र, सम यानी होमो फ्रंट्स, सम वाताग्र। तो ये सम वाताग्र भी बनते हैं यहाँ पे और उष्ण और शीत वाताग्र भी बनते हैं। तो याद रखिएगा दोनों के टकराने से वाताग्र बनेंगे, कहां बनेंगे, 45 से 66.5 डिग्री के बीच में, अक्षांशों के बीच में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों ही गोलार्धों में यहां पर वाताग्र बनते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है और अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। एक बात हो गई। अब फिर से देखिए नियम, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है और यहां पर हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं यानी 23.5 से 35 डिग्री की बीच की बात कर रहा हूं दोनों गोलार्धों में। और जब हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगी, उतरने के बाद आगे बढ़ेंगी, फेरल के नियम के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट मुड़ेंगी, और जब जैसे ही डोलड्रम में दोनों हवाएं पहुंचेंगी यानी ट्रेड विंड्स पहुंचेंगी, ट्रेड विंड जब पहुंचेंगी तो लो प्रेशर जोन है इसीलिए हवाएं ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी तो चूंकि हवाएं हैं आपस में मिक्स हो जाएंगी, हवाओं की मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जब मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होने के बाद दो शाखाओं में विभाजित होंगी, एक शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में जो उत्तरी गोलार्ध में उसमें उतर जाएगी और दूसरी शाखा दक्षिणी गोलार्ध की उच्च वायुदाब पेटी में उतर जाएगी, उतरेंगी, फिर आगे बढ़ेंगी, फिर ऊपर उठेंगी, फिर मिक्स होंगी, फिर बाइफरकेट होंगी। यानी यहां पर एक ऐसा एक चक्र बन जाएगा, हवाओं का एक सेल बनेगा जो कि निरंतर बनने वाला है, हमेशा चलने वाला है। अब ये हवा आगे आई थी और फिर इसी में गई थी, कुछ हवाएं उधर गई वेस्टर्ली, कुछ हवाएं नीचे आई, और जैसे ही ये हवाएं आई और ऊपर से हवा पोलर आ रही, फिर से दोनों टकराई, टकराने के बाद ऊपर उठी, मिक्सिंग हुई और फिर बाइफरकेट हुई। ये तो इसी में हाई प्रेशर बेल्ट में वेस्टर्लीज उतर जाएगी, भाई आएगी, टकराएगी, ऊपर उठेगी और फिर इसी में गिर जाएगी। और जो वेस्टर्लीज टकराने से तो गिर गई, लेकिन जो पोलर विंड थी वो ठंडी थी और वेस्टर्ली से टकराने के कारण वो गर्म हो चुकी है, गर्म हो गई है तो हल्की हो गई है, हल्की हो गई है तो ऊपर उठी है। और पृथ्वी चूंकि घूर्णन कर रही है इसीलिए पृथ्वी के पोल के ऊपर ये घूमती रहेगी, थोड़ी देर घूमने के कारण ये कुछ ठंडी होगी थोड़े समय के बाद, और जब ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो पोल पर बैठ जाएगी। जैसा उत्तरी ध्रुव पर हो रहा है सेम वही प्रक्रिया दक्षिणी ध्रुव पर भी होती है, यानी दोनों ध्रुवों पर हवाएं वेस्टर्ली से टकराती हैं, टकराने के बाद ठंडी हवाएं हैं, वेस्टर्ली गर्म है, और दोनों हवाएं जब टकराती हैं तो पोलर विंड ठंडी के बजाय अब टकराने से वेस्टर्ली के गर्म हो जाती है, और गर्म होती है तो हल्की होती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है पोल के ऊपर। और चूंकि पृथ्वी घूम रही इसलिए पोल के चारों तरफ घूमती रहती है, और थोड़ी देर घूमते रहने से ये ठंडी होती है, ठंडी होती है तो भारी होती है, और भारी होती है तो पोल पर बैठ जाती है। जो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पर हो रहा है वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल पर भी हो रहा है, यानी फिर से वो बैठ जाएगी और फिर से पोलर विंड चलेगी। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और इसके चलने के पीछे रीजन है हमारी अर्थ का रोटेशन। यानी ये जितनी भी विंड है, चाहे वो ट्रेड विंड हो, चाहे वो वेस्टर्लीज हो और चाहे वो पोलर विंड हो, ये सब की सब हवाएं परमानेंट विंड हैं, यानी ऐसी हवाएं जो स्थायित्व है, जिनके पास जो स्थायी रूप से चलती हैं, ये पृथ्वी पर स्थायी पवनें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, अब जो 35 डिग्री अक्षांश है, 35 डिग्री अक्षांश,
इस 35 डिग्री अक्षांश को 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। 35 डिग्री अक्षांश 35 डिग्री, इस 35 डिग्री लैटिट्यूड को अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। अश्व का मतलब दोस्तों घोड़ा, यानी घोड़ा अक्षांश नहीं कहेंगे, अश्व माने घोड़ा होता है, लेकिन हम इंग्लिश में हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसके पीछे दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। पहले के समय के जो व्यापार होता था, पहले के समय में लोग जो व्यापार करना पसंद करते थे, जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी है और उसके पास एक फसल है, वहीं पर दूसरे व्यापारी ने दूसरी फसल उगा ली, तीसरे ने तीसरी फसल उगा ली, तो अब अलग अलग फसलें हैं, तो आपस में ये लोग बदल लेते थे, फसल को फसल से बदल लेते थे, जितना दिया उतना ही दूसरी फसल ले लिया। ऐसे ही कई लोगों से मिलाकर करते थे, तो इनके पास सारी, हर एक के पास सारी फसलें लगभग हो जाती थी, वो चाहे बोया हो चाहे ना बोया। बोया तो उसने एक था, लेकिन बाकी और लोगों से उसने फसल को बदल लिया। बदलने के कारण सब हो गए, जैसे मान लीजिए एक के पास दाल हुई, एक के पास गेहूं हुआ और एक के पास चावल हुआ जो उसने बोया। तीनों ने आपस में बदल लिया। गेहूं वाले ने जो चावल और दाल थी आपस में उनको गेहूं दे दिया और दाल चावल ले लिया। दूसरे ने क्या, चावल वाले ने गेहूं वाले से गेहूं बदल लिया, चावल दिया, गेहूं लिया, दाल वाले को चावल दिया, गेहूं दाल लिया। ऐसे ही सबने बदल लिया, यानी सबके पास दाल चावल और रोटी की व्यवस्था हो गई, यानी बदल कर व्यापार होता था, बदला व्यवस्था। फिर कुछ समय के बाद सिक्के चले होंगे, करेंसी चली होगी, और उसके बाद पैसे के बदले में सामान मिलने लगा। लेकिन पहले के जमाने में दोस्तों, जैसे जब छोटे छोटे भारत एक रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो युद्ध बहुत होते थे, आपस में मनमुटाव, ईर्ष्या द्वेष की भावना थी, सबको आगे बढ़ना था, पड़ोसी को साथ लेके चलना नहीं था, और सब अपना ही सिक्का जमाने की होड़ में लगे हुए थे। इसीलिए सबका पतन हो गया, कोई नहीं बचा। आप जानते हैं, इतिहास गवाह। तो उस समय जब युद्ध होते थे तो लोगों ने सोचा कि यार घोड़ों की बिक्री बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि युद्ध में घोड़े भी मरते हैं, सैनिक भी मरते हैं, तो सैनिकों की भर्ती होगी तो हमारे घोड़े भी बिकेंगे, यानी घोड़ों का व्यापार जोरों पर था। और घोड़ों में भी अच्छी ब्रीड के घोड़े बहुत ज्यादा बिकते, जैसे काबुली घोड़े बहुत फेमस थे, कई सारी ब्रीड हैं जो फेमस थे। तो ऐसे जगह पर जहां पर वो, जैसे काबुल में काबुली घोड़े होंगे तो वहां डिमांड ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सबके पास होंगे लगभग लगभग। जैसे अगर गन्ने का खेत है तो गन्ने सबके पास होंगे। अगर कोई भी ऑयल, कोई भी तेल है, जो भी, जैसे मान लीजिए मेंथा ऑयल है, मेंथा ऑयल अगर सबके यहाँ लगा है तो उतनी डिमांड नहीं है, हालांकि महंगा होता है, लेकिन सबके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए गन्ना किसी एक के खेत में लगा, खाने वाले बहुत लोग हैं पूरे गांव में, एक ही के खेत में 1 बीघा लगा है, तो वो गन्ना खत्म हो जाएगा जल्दी, खा जाएंगे लोग, क्योंकि सबको पसंद होगा। लेकिन सबके पास लगा है तो कोई खाने नहीं आएगा, क्योंकि सबके पास लगा हुआ है। यानी अगर चीज कम है, कोई भी वस्तु कम है, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो वो उसकी सप्लाई भी नहीं होगी। यानी मार्केट के जो रूल है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड है तभी सप्लाई होगी, या बिल्कुल अगर बहुत लोग हैं और किसी चीज को चाह रहे हैं और वो चीज नहीं है मार्केट में अवेलेबल, और अगर कहीं से वो आ जाए तो बहुत महंगे दाम में बिकेगी, यानी मार्केट का पूरा रूल फॉलो करेगी। तो यहां पर हॉर्स यानी अश्व अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अश्व की बेचने के लिए एक जहाज किराए पर लिया, और वो लोग बेचने, कई सारे व्यापारी लोग मिलके एक जहाज किराए पर लेते हैं और वो लोग बेचने जाते हैं कि दूर वहां बेचेंगे जहां पर इसकी ज्यादा डिमांड है घोड़ों की, तो वो लोग चल देते हैं। जैसे ही हाई प्रेशर बेल्ट में पहुंचे, इस हाई प्रेशर बेल्ट में 35 डिग्री के आसपास, और जैसे ही पहुंचे ऊपर से हवाओं ने प्रेशर देना शुरू किया। नाव में पहले से भरे हुए थे खूब घोड़े, अब नाव में एक भी घोड़ा आ नहीं सकता था, लेकिन जब हवाओं का प्रेशर पड़ा तो नाव डगमगाने लगी, और जब नाव डगमगाने लगी तो इनको अंदाजा हुआ कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कि ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, पूरी नाव डूब जाएगी। तो उस समय अंधविश्वास बहुत जोरों पे था, लोग अंधविश्वासी बहुत, पढ़े लिखे कम होते थे, अंधविश्वासी बहुत होते थे। तो उनके अंधविश्वास के चलते उनको लगा कि यहाँ पर किसी भूत प्रेत या जिन्न का साया है और वो शायद बलि मांग रहा है, वो सबकी बलि चाह रहा है, इसीलिए नाव डूबने वाली है। तो उनमें से कुछ लोगों ने यह सजेस्ट किया कि भाई घोड़े की बलि दे दी जाए, तो बलि भी हो जाएगी और आदमी बच जाएंगे, बाकी सब लोग बच जाएंगे, कुछ घोड़े ही जाएंगे। सब कुछ खत्म होने से अच्छा है कि कुछ खत्म हो के बाकी सब बच जाए, तो ये अच्छी नीति थी। और इसी के चलते कुछ घोड़े कुदा दिए गए। जब कुछ घोड़े कुदा दिए गए, पानी में बलि दे दी गई, तो घोड़े जो थे वो कूदने से नाव हल्की हो गई, और जब नाव हल्की होगी तो जो हवाओं का ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था, अब नाव ने बैलेंसिंग करना शुरू कर दिया, यानी अब नाव ज्यादा डगमगा नहीं रही थी,
नाव स्टेबल हो गई और आराम से निकल गई। इसीलिए इस 35 डिग्री अक्षांश को चूंकि घोड़े की बलि दी गई थी, इसीलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश का नाम पड़ा, नाम मिला इसे। ठीक है, अश्व अक्षांश इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर घोड़ों की बलि दी गई थी, इसीलिए हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक, अब देखिए 40 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री, अब 40 डिग्री अक्षांश पर हवाएं और प्रचंड वेग से चलेंगी, बहुत तीव्र वेग से चलेंगी, इसीलिए 40 डिग्री अक्षांश को गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता चालीसा। ऐसा लगता है कि जैसे 40 डिग्री अक्षांश पर बादल गरज रहे हो, बादल गरज रहे हो मतलब गरजता चालीसा। वहीं पर जब 50 डिग्री अक्षांश पर हवाएं चलना स्टार्ट करती हैं तो हवाओं की स्पीड और ज्यादा हो जाती है और तीव्र वेग से हवाएं चलती हैं। इसी को दोस्तों हम लोग प्रचंड पचासा कहते हैं, प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा। अश्व अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, गरजता चालीसा को रोरिंग 40 कहते हैं, प्रचंड पचासा को फ्यूरियस 50 कहते हैं। अब बात आती है 60 डिग्री की, 60 डिग्री अक्षांश। इस 60 डिग्री अक्षांश पर हवाओं की स्पीड और ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसे चीखता साठा कहते हैं, चीखता साठा। चीखता साठा यानी ऐसा लगता है कि 60 डिग्री अक्षांश पर हवाएं इतनी प्रबल वेग से, इतनी तीव्र गति से चल रही हैं कि जैसे चीख रहा हो कोई, ऐसा लगता है। हवाओं की सरसराहट इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है कि कोई चीख रहा है, यानी चीखता साठा नाम दिया गया 60 डिग्री अक्षांश पर। चीखता साठा, साठा माने 60 डिग्री, पचासा माने 50 डिग्री, चालीसा माने 40 डिग्री, और अश्व अक्षांश का संबंध तो 35 डिग्री से है। यानी इस प्रकार आपने देखा होगा, तो ये जो हवाएं हैं, हवाएं आपस में चलती हैं और हर एक जगह पर अलग अलग हवाएं, यानी हवाओं का जो वेग है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि ये जो नाम पड़ा है, जैसे हमने बोला पूर्वा जेट, तो जो पूर्वा जेट है इसके पीछे भी कहानी है। जैसे पूर्वा जेट हम लिख देते हैं, ये है पूर्वा जेट, पूर्वा जेट, पूर्वा जेट, पूर्वा जेट और पछुआ जेट। पूर्वा जेट से मतलब है, पूर्वा जेट नाम पहले बताते हैं, नाम कैसे पड़ा। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, वो बम लेके जाया गया था जेट विमान से, ले गए थे लोग जेट विमान से। यानी जब जेट विमान से ले गए तो चूंकि हवाएं जो हैं बहुत तीव्र वेग से चल रही, तो जहाज जा रहा था और अपोजिट डायरेक्शन में हवाएं आ रही थी, सीधे से टक्कर थी, यानी जहाज को, जेट को जाने में बहुत समय लगा क्योंकि हवाओं को चीरता हुआ जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जब वापस आया प्लेन, यानी जेट वापस आया, तो वापस आने में दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वापस आने में एक तो इंजन की ताकत, ऊपर से हवाओं की तरफ से पुश करना, इसलिए वो प्लेन जितना समय लगना था उससे भी कम समय में आ गया। जबकि जाने में हवाओं का प्रेशर अपोजिट था और जा रहा था उधर अपोजिट, यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन थी। जिधर जेट जा रहा था उसी तरफ से हवाएं आ रही थी, और चूंकि हवाएं बहुत स्पीड में चलती हैं, इसीलिए जहाज को जाने में समय लगा। तभी उन लोगों ने ये इजाद किया होगा कि जेट जाने में देर लगाया था, इसीलिए जेट पवने हैं। और वो जेट कौन सी है? वो पूर्वा जेट और पछुआ जेट है। यानी जो हवाएं ट्रेड विंड थी उनको पूर्वा जेट बोला गया। पूर्वा जेट मतलब ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। और जो पछुआ जेट थी, पछुआ जेट, इस पछुआ जेट को वेस्टर्लीज नाम दिया गया, यानी वेस्टर्लीज को पछुआ जेट कहा गया, वेस्टर्लीज।
पूर्वजेट हमेशा ये इसके चलने का जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम चलती है, जबकि पछुआ जेट पश्चिम से पूर्व चलती है। चलने का डायरेक्शन देख लीजिए आप, जैसे ये पूर्वा जेट है, पूरब से कोई भी मैप होता है, मैप में हमेशा जो ईस्ट होता है, देखिए ईस्ट हमेशा इधर होता है, यानी जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमेशा ईस्ट को डिनोट करता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा वेस्ट को, हमारा हेड हमेशा नॉर्थ और नीचे हमेशा साउथ, ऐसे होता है डायरेक्शन। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हम इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन यानी शीत कटिबंध, और ये शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये पूरा उष्ण कटिबंध, उष्ण और शीत के बीच में शीत धन उष्ण बराबर शीतोष्ण, तो ये बीच वाला शीतोष्ण कटिबंध है। तो देख लीजिए आप एक बार, सारे नंबर हमने लिख दिए, यानी 35 डिग्री पर हवाओं की स्पीड, 40 डिग्री पर हवाओं की स्पीड, 50 डिग्री पर हवाओं की स्पीड और 60 डिग्री पर हवाओं की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये सब हवाओं की स्पीड है, और हवाओं की स्पीड से अगर टक्कर लिया जाए तो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई होप कि ये जो वेसलीज चल रही हैं ये अपना अलग सेल बनाती हैं, ट्रेड विंड अपना अलग सेल बनाती हैं, इसी में होते हैं हेडली सेल, इन्हीं को हेडली सेल और फेरल सेल का नाम दिया गया है। दोस्तों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी टॉपिक से संबंधित और भी टॉपिक हैं, जैसे अगर ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको वाटर करंट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसलिए मजा आएगा क्योंकि जो जल धाराएं हैं वो कैसे मुड़ती हैं, क्यों मुड़ती हैं, ये लेफ्ट क्यों मुड़ी या राइट क्यों मुड़ी, उन सब के पीछे रीजन होता है विंड्स, ये हवाएं ही रीजन है। जैसे अगर आप साइक्लोन पढ़ रहे हैं, चक्रवात पढ़ रहे हैं, तो चक्रवातों को पढ़ने में आपको समझ में आएगा कि ये चक्रवात जो है ये मुड़ रहा है, तो इसके मुड़ने के पीछे रीजन क्या है, क्यों मुड़ गया ये इसी डायरेक्शन में क्यों मुड़ा, यानी उसके पीछे हवाओं का रीजन होता है, हवाओं का हाथ होता है। हवाएं चलेंगी तो अपने आप मुड़ेगी। जैसे मान लीजिए आंधी आ रही हो और जिधर से आंधी आ रही हो उधर ही आप जा रहे हो, तो आपको जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर हवा जा रही हो, आंधी जा रही हो, उधर को ही आप चल दें, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आप जितना सोच के आए होंगे टाइम, उससे भी कहीं कम समय में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उतना ही रिस्क भी होगा, क्योंकि हवाओं के थपेड़े लग रहे होंगे, और अगर उधर से भी कोई आ रहा है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम होगी और एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यानी जब कभी ऐसी कंडीशन हो, आंधी तूफान ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में सफर नहीं करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए, यानी सुरक्षा बहुत जरूरी। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें ऐसी अब कोई और बात नहीं है जो ज्यादा बताई जाए, क्योंकि अब इसी से संबंधित है अगला वाला टॉपिक जो वाटर करंट है, यानी जलधाराएं। समुद्र में जो जलधाराएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जो ट्रेड विंड होती हैं, देखिए ट्रेड विंड हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट में ट्रेड विंड यानी हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं ऊपर से उतरती हैं, हाई प्रेशर है, प्रेशर हाई है, इसीलिए हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, आगे बढ़ती हैं फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग। फेरेल का नियम है उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवाएं दाहिनी ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाईं ओर टिल्ट होती हैं, मुड़ जाती हैं। तो जैसे ही हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, उतरने के बाद फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट मुड़ते हुए डोल्ड्रम तक आएंगी। अंदर हमने नहीं बनाया, देखो, क्योंकि लो प्रेशर जोन है, यहीं से हवाएं आएंगी और ऊपर की ओर उठ जाएंगी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद हवाएं मिक्स होती हैं, फिर बाइफरकेट होती हैं, यानी दो शाखाओं में विभक्त होती हैं, विभाजित होती हैं। ऊपर से उतरी, आगे आई, ऊपर उठी, हवाएं मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हुई, एक शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएगी और दूसरी शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएगी। यानी हवाएं आएंगी,
ऊपर आएंगी, ऊपर उठेंगी, मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद फिर से इस हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएंगी। ये एक प्रक्रिया बनेगी, एक सेल बनेगा। अब ये वाली हवाएं उतरी हैं, कुछ हवाएं उधर जाएंगी, कुछ हवाएं इधर जाएंगी, यानी वेस्टर्ली जाएगी, और वेस्टर्ली जब जाएगी तो ऊपर से पोलर विंड के साथ टकराने पर ये फ्रंट्स बनाएगी, फ्रंट्स का निर्माण करेगी। और जब फ्रंट्स बनाएगी तो ये हवाएं ठंडी हैं और ये हवाएं गर्म है। गर्म वाली हवा फिर से हाई प्रेशर बेल्ट में उतर आएगी, यानी ये एक ऐसा सेल बनाएगी, और इधर वाली ये एक ऐसा आएगी, ऊपर उठेगी और मिक्स हो जाएगी। तो ये एक ऐसा सेल बनाएगी यहाँ पर जो परमानेंट बनेगा, और ये एक ऐसा सेल बनाएगी। और ये जब जैसे ही पोलर विंड से टकराएगी, टकराने के बाद पोलर वाली ठंडी थी वो गर्म हो जाएंगी, और गर्म होंगी तो हल्की होंगी, हल्की होंगी तो पोल के चारों ओर घूमने लगेंगी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही इसीलिए घूमने लगेंगी, और धीरे धीरे ठंडी होती जाएंगी, ठंडी होती जाएंगी तो भारी होती जाएंगी, भारी होंगी तो पोल पर बैठ जाएंगी। जैसा उत्तरी ध्रुव में हो रहा है वैसा ही दक्षिणी ध्रुव के ऊपर भी होगा। हवाएं बैठती जाएंगी ठंडी होने के कारण, और फिर से हवाएं शुरू होंगी, स्टार्ट होंगी चलना, यानी फिर से पोलर विंड चलेगी और फिर से वेस्टर्ली से टकराएगी, यानी फिर से फ्रंट बनाएगी। तो ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी पृथ्वी घूर्णन करती रहेगी, यानी जब तक हमारी पृथ्वी रोटेट करती है तब तक ये परमानेंट विंड है, चलती रहेंगी। इसीलिए नाम ही है परमानेंट, यानी स्थायी पवनें। ये हमेशा स्थायित्व रखती हैं। और हमने बताया था कुछ ऐसी भी पवनें होती हैं जो लोकल विंड होती हैं, यानी वो एक लोकल स्टेज में चलती है, मतलब लोकल दायरे में चलती है, मतलब एक निश्चित एरिया में चलती है, और वो हवाएं लोकल कहलाती हैं। उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ट्रेड विंड्स पढ़ा, जिसको हम लोग सन्मार्गी पवनें या व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसी का एक तीसरा नाम है पूर्वा जेट। दूसरी विंड हमने पढ़ी वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें। इसी को हम लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं पछियुआ चल रहा है, या इसको पुरवैया कहते हैं। पूर्वा जेट को पुरवैया कहते हैं, इसको पछुआ कहते हैं, और इसी को पछुआ जेट भी कहते हैं। और ये जो ध्रुवीय पवनें हैं इनको तो पोलर विंड या ध्रुवीय पवनें ही कहेंगे, क्योंकि ध्रुवों से चलती हैं, यानी ध्रुवों से चलने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, क्या? क्योंकि सारी की सारी हवाएं फेरल के नियम का पूरी तरीके से अनुपालन करती हैं। ऐसी कोई भी हवा नहीं है जो फेरल के नियम को ना माने। यानी जो भी सबसे पहले खोज करता है उनका नाम था मिस्टर फेरल, और उन्हीं ने खोजा था कि हवाओं का मूवमेंट कैसे होता है, यानी हवाओं को चलने के लिए फेरल का नियम मानना, ऐसे समझ लीजिए। तो ये सब नियम मानने पड़ेंगे। और 40 डिग्री 35 डिग्री अक्षांश याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि 35 डिग्री अक्षांश को पर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। यानी 35 डिग्री चलने वाली हवाओं, 35 डिग्री अक्षांश पर जो हवाएं चलती हैं उनको हम अश्व अक्षांश कहते हैं। 40 पर गरजता 40 था, 50 पर प्रचंड 50 था, 60 पर चीखता 60 कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की इसके बाद, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।